हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही। और आज हम 21 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स को हम प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आइस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। स्टॉर्मी विंटर सेशन एंड्स विद डिसमल आउटपुट। सो बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर हमने एक कन्वेंशन बना लिया है कि हम ओवरऑल एक साल के अंदर 3 पार्लियामेंट के सेशंस करते हैं। और ये कन्वेंशन है, मतलब ये एक सिस्टम बन चुका है जो हमने करते करते बना लिया है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी कि हमें एक साल में 3 सेशन करने हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये लिखा है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें ये भी नहीं लिखा कि एक साल में एक सेशन हो, एक साल में 2 सेशन हो, एक साल में 3 सेशन हो। ऐसा कुछ नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये चीज़ लिखी है कि एक सेशन में मतलब 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई जो विंटर सेशन है या फिर जो हम हर साल 3 सेशन करते हैं पार्लियामेंट के, ये हमारा कन्वेंशन है। ये जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तब से ये चीज़ चली आ रही है, तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो अभी जो विंटर सेशन अभी चल रहा था, जो एक साल भर का थर्ड सेशन के राउंड होता है, वो अभी एडजॉर्न सीने डाई कर दिया गया है। अब एडजॉर्न सीने डाई का क्या मतलब होता है कि कोई सेशन चल रहा है लोकसभा का या पार्लियामेंट का, मतलब पार्लियामेंट में राज्यसभा भी आ जाती है, लोकसभा भी आ जाती है। तो जो भी सेशन चल रहा है, जब वो सेशन पूरा हो जाता है तो उसको ख़त्म करना होता है। और तब जब एक सेशन को ख़त्म करा जाता है तो उसको एडजॉर्न सीने डाई बोला जाता है। तो प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब इनडेफिनेटली ये बताया नहीं गया कि अभी खत्म करने के बाद वापस कब हम स्टार्ट करेंगे सेशन। अभी काफ़ी ऑब्वियस है कि सेशन अगली बार कब चालू होगा, बट कहने को अर्जन सिनेडा का मतलब ये होता है कि सेशन खत्म कर दिया, लेकिन इनडेफिनेटली खत्म कर दिया। मतलब ये बताया नहीं कि अब कब सेशन होगा, बट अगेन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सेशन अब अपना कब। देन ये जो पर्टिकुलर सेशन था जो अर्जन सिनेडाई करा गया है, ये डिसीजन कौन लेता है कि अब हम सेशन को ख़त्म कर रहे हैं? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो ये लेते हैं। तो बेसिकली जो स्पीकर हैं वो ये लोकसभा के लिए डिसीजन लेते हैं कि इस बार का जो सेशन है वो ख़त्म हो चुका है। बाय द वे, अभी जो लोकसभा चल रही है वो इंडिया की 18th लोकसभा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पूरे सेशन में बहुत सारी इवेंटफुल चीज़ें हुई जो मैं पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत ज़्यादा डिस्कस भी कर रहा हूँ, और आपके साथ मैंने इन सारी चीज़ों को बातों को भी रखा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की 75 ईयर्स हो चुके हैं। इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे जो हमने देखे भी थे। देन जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं या फिर चेयरमैन है, उनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी क्या हुआ था, प्रपोज हुआ था। मतलब उसको चालू किया था वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए, जिसमें राज्यसभा में ही जो मोशन है वाइस प्रेसिडेंट का, वो सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। इंट्रोड्यूस होने के बाद वोटिंग राज्यसभा में भी होगी और लोकसभा में भी होगी, लेकिन ये प्रस्ताव रखा जाएगा सिर्फ राज्यसभा में। ठीक है, और ऑपोजिशन ने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट करने की भी कोशिश करी थी, बट ये भी चीज़ पूरी नहीं। बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल ये एक सेशन रहा था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी प्रपोज किया था, जिसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन या फिर सैमल्टेनियस पोल या फिर सैमल्टेनियस इलेक्शन, कुछ भी बोल सकते हो, इसकी बात की गई थी। और इसमें 2 बिल इंट्रोड्यूस करे गए थे 129th अमेंडमेंट के लिए। तो 129th अमेंडमेंट बिल था जो इंडिया में 28 स्टेट्स है ना, उनको सिंक करने के लिए लोकसभा के इलेक्शन से। और एक और जो बिल था वो था यूनियन टेरिटरीज का। इसमें जो यूनियन टेरिटरीज हैं 3, जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली को लोकसभा के साथ सिंक करने का ये बिल था। तो अभी ये जो बिल है ये एक कमेटी के पास है, अभी ये पास नहीं हुआ है, ना ही इस पर वोटिंग हुई है। ठीक है, और अब ये जो डेटा यहाँ पे मेंशन्ड है ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें पूछ ली जा सकती है। और GS2 में गवर्नेंस पे अगर इंडिया के लेजिस्लेचर की जो कंडीशन है उस पर क्वेश्चन बनेगा, तब आपको ये बताना पड़ेगा इन फैक्ट्स को लिख के कि हमारी लेजिस्लेचर की कंडीशन क्या है। देखो, सिर्फ और सिर्फ 4 बिल पास हुए हैं लोकसभा में इस पूरे विंटर सेशन में, और राज्यसभा में सिर्फ 3 बिल पास हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, आपको पता होना चाहिए। और जो प्रोडक्टिविटी रही है लोकसभा की वो थी 54% और राज्यसभा की रही है 40%। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है
कि जितने दिन डिसाइड करे गए थे या जितने घंटे डिसाइड करे गए हैं, उसमें से सिर्फ 40% घंटों में राज्यसभा के अंदर कुछ काम की बात हुई है, और लोकसभा में भी सिर्फ 54% काम की बात हुई है, जितना टाइम उनको मिला था उसके कंपैरिजन में। काम की बात मतलब जो भी लेजिस्लेचर का इवेंट होता है कि बिल पे डिस्कशन, क्वेश्चंस पूछना, वोटिंग करना, ये टाइम सिर्फ 50% था। उसके अलावा जितना भी बाकी टाइम था वो वेस्ट हो गया रैंडम डिस्कशन में। ठीक है, जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने कहा है कि पिछले 6 लोकसभा में से ये अब तक की सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, या तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, या ये जो प्रोडक्टिविटी वाला डेटा है 54%, राज्यसभा का 40%, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेकंड लास्ट लाइन है ना, ये वाली जो सेकंड लास्ट लाइन है, या तो आप इसको याद रख लो या फिर आप इसको याद रख लो। मतलब ये दोनों ही एक चीज़ बता रही है कि जो परफॉर्मेंस है हमारे लेजिस्लेचर की इस सेशन की, 18th सेशन का एटलीस्ट जो हमारा लोकसभा चल रहा है, वो अच्छी नहीं रही है। ठीक है, फिर एक और चीज़, प्राइवेट मेंबर का कोई भी बिजनेस कंडक्ट नहीं हो पाया। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? देखो, पूरी लोकसभा में ज़्यादातर जो लोग हैं वो हैं जो कि एक मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म करते हैं, और बाकी जो जितनी भी पार्टीज़ हैं वो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ हो गई, और एक पार्टी है जो कि मेजॉरिटी मेंबर्स है। तो जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं उनके अंदर से ही गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, और इन्हीं को हम एग्जीक्यूटिव बोल देते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं। और बाकी जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं वो तो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं। तो लेजिस्लेचर में 2 टाइप के मेंबर हो गए ना, एक तो वो जिनकी सरकार बनी हुई है, और एक वो जिनकी सरकार नहीं बनी हुई। तो द थिंग इज कि प्राइवेट मेंबर वो मेंबर्स होते हैं जो कि लोकसभा के मेंबर तो हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं है। ठीक है, वो होते हैं प्राइवेट मेंबर्स। तो अगर जैसे कोई मंत्री, कोई मिनिस्टर लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है, तो वो आप गवर्नमेंट का बिल बोलोगे। लेकिन कोई नॉन मंत्री, एक ऐसा पर्सन जो कि मिनिस्टर नहीं है, वो कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको आप प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हो। और ये जो प्राइवेट मेंबर है, ये रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं और ऑपोजिशन के भी हो सकते हैं। बस वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं होने चाहिए, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर नहीं होने चाहिए। तो इस बार क्या है कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी पास नहीं हुआ, ना ही उस पर डिस्कशन हुआ। ठीक है, और सेशंस, ये जो पूरा सेशन था, इसमें 16 बिल्स पे बात होनी थी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सिर्फ एक ही बिल पास हुआ। मतलब सिर्फ एक ही बिल था जो कि लोकसभा में भी पास हुआ और राज्यसभा में भी पास हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे आपको पता लगता है कि हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा या फिर जो लेजिस्लेचर की प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस GS2 में गवर्नेंस में आ सकते हैं। यही चीज़ें प्रीलिम्स में डायरेक्टली पॉइंट वाइज पूछी भी जा सकती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो यहाँ पे मेंशन है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गगनयान G1 टू टेस्ट कैपेबिलिटीज अहेड ऑफ मैन्ड फ्लाइट। तो इसमें हुआ क्या है वो मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि गगनयान में ये डिस्कशन भी बहुत बार हम कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। गगनयान में हमारा एम ये है कि इंडिया खुद की ज़मीन से पहली बार कुछ इंडियन ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या चाहिए? एक लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए। ठीक है, एक हमें चाहिए लॉन्चिंग व्हीकल। अब लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है? ये एक रॉकेट ही होता है, और ये है लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चिंग व्हीकल किसी भी चीज़ को स्पेस में ले जाता है। अब वो चीज़ क्या है? वो इसके ऊपर हम रख देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम रख देते हैं। अब इसके अंदर या तो कोई सैटेलाइट हो सकती है, इसमें ही आप ह्यूमंस को भी बिठा सकते हो, बट ऑब्वियसली जो चीज़ ऊपर ले जाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है वो बदलता रहता है। तो ऑब्वियसली अब आप खुद सोचो कि जो ह्यूमंस हैं उनको ले जाने वाला जो पूरा मॉड्यूल होगा वो बहुत ज़्यादा भारी होगा, तो उसके लिए एक जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो थोड़ा सा अलग सा होगा। तो यही चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्चिंग व्हीकल्स प्लस जो ह्यूमंस को कैरी करके जाएगा ये मॉड्यूल, इसको हम लॉन्चिंग व्हीकल के ऊपर लगा देंगे, और ये जो पूरा रॉकेट है ये अर्थ से ऊपर उड़ के जाएगा, और ऊपर जाने के बाद ये जो रॉकेट है ऊपर वाले मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। तो जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये तो वापस अर्थ में आके क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला जो मॉड्यूल है ये अर्थ के चक्कर लगाता रहेगा कम से कम 3 दिन। ठीक है, 3 दिन। और यहाँ पे एम ये है कि ये अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर जाके अर्थ के चक्कर लगाएगा, एंड उसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे इंडिया के, एंड उसके बाद ये घूम के वापस नीचे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो ये जो मॉड्यूल है जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, इसको ऊपर तो लॉन्चिंग व्हीकल ले गया, और लॉन्चिंग व्हीकल पहले ही
उसको छोड़ के वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके ओशन में गिर जाता है। तो ये जो मॉड्यूल है, अब जब ये अर्थ के चक्कर लगा लेगा तो ये वापस लैंड कैसे करेगा? तो ये कैसे लैंड करेगा? सपोज ये अर्थ की ज़मीन है, इसके अंदर आई थिंक यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि पहले लिफ्ट ऑफ होगा, ठीक है, उसके बाद जो इंजेक्शन इनटू ऑर्बिट होगा, मतलब जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, लॉन्चिंग व्हीकल वापस अर्थ में गिर जाएगा, मॉड्यूल अर्थ के चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है, उसके बाद वो ऑर्बिट में घूमेगा मॉड्यूल, फिर री एंट्री होगी और फिर स्प्लैश डाउन होगा। तो ये जो मॉड्यूल है ये वापस नीचे धीरे धीरे आएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसके अंदर पैराशूट खुल जाएंगे, तो ये बहुत धीरे 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 गिरेगा और फिर ओशियन के अंदर ये गिर जाएगा और फिर ऊपर तैरेगा ओशन के, फिर इन सारे एस्ट्रोनॉट्स को बोट्स के थ्रू रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो यही हमारा एम है। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में कोई गलती ना हो इसलिए हम 3 टेस्ट भी करेंगे। हम 3 टेस्ट करेंगे। इन टेस्ट को नाम दिया गया है G1, G2 और G3। तो G2 और G3 तो फ्यूचर में होंगे। अभी जो टेस्ट होने वाला है इसका नाम है गगनयान G1। सिंपल। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है इसके अंदर हम ह्यूमंस को बिठाने से पहले इसको 3 बार टेस्ट करेंगे, और इसलिए ये क्रूड मिशन नहीं है, ये अनक्रूड मिशन है जिसमें कोई भी क्रू नहीं बैठा हुआ। फाइन। सो ये आपको नाम ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा कि ये G1, G2, G3 क्या है, जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो क्या है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो अब ये 3 अनक्रूड मिशन होंगे जो कि मिमिक करेंगे, कॉपी करेंगे, एक तरह से सिमुलेशन रन करेंगे किसकी? एक्चुअल फ्लाइट की। तो अभी एक्चुअल फ्लाइट में तो टाइम है, लेकिन उससे पहले टेस्ट रन करे जाएंगे। और जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल यूजुअली होता था वो कौन सा था? सबसे बड़ा हमारा लॉन्चिंग व्हीकल था LVM-3, मतलब था क्या, अभी भी है। LVM-3, इसका पहले नाम था GSLV Mark 3। इसका पहले नाम था GSLV Mark 3, फिर इसी का नाम चेंज करके ये LVM-3 रख दिया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के लिए थी, तो इसको ह्यूमन ले जाने के लिए ना इसमें कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, और इसीलिए जो LVM-3 को है मॉडिफाई करा गया थोड़ा, और इसको बना दिया गया है HLVM-3। मतलब LVM-3 तो था ही, और इसके सामने ह्यूमन बना दिया, मतलब ये ह्यूमन रेटेड हो गया। अब ह्यूमन रेटेड मतलब ह्यूमन को ले जाने वाले टाइप का ही बन चुका है, ह्यूमन को पेलोड जैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो नॉर्मल LVM-3 से 10 से 53 मीटर्स ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली इसके अंदर जो फ्यूल भी होगा वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ये जो रॉकेट है इसके अंदर क्या क्या है? पहले तो इसके अंदर सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं, फिर लिक्विड स्टेज आएगी, और फिर क्रायोजेनिक स्टेज है। अब ये तीनों जो नेम है आई विल रिकमेंड आप इसको याद रखो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जा सकते हैं। अगर आप रॉकेट को देखो तो उसका ना डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और यहाँ पे सामने साथ में बूस्टर्स लगे होंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको LVM-3। तो ये जो साइड में ये दो लगे हुए हैं ना, यही है हमारे जो कि सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं वो यही है जो साइड में लगे हुए हैं। उसके अलावा जब ये ऊपर जाएगा तो ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स क्या है, हट जाएंगे, ये गिर जाएंगे अपना पूरा फ्यूल खत्म करके। फिर ये भी 2 पार्ट्स में, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ये है लिक्विड स्टेज। तो पहले तो सॉलिड स्टेज के यूज़ होंगे, फिर सॉलिड स्टेज के फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये दोनों हट जाएंगे, गिर जाएंगे, और फिर कुछ ऐसा दिखेगा रॉकेट। उसके बाद जो लिक्विड स्टेज है ये फ्यूल क्या करेगा, स्पी आउट करेगा। लिक्विड स्टेज जिसका नाम है L110, ये आपको नाम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मिशन है। तो आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ इसका नाम ध्यान रखो, क्योंकि प्रीलिम्स में ना कैसे भी करके क्वेश्चन बन सकता है, वी कैन नेवर बी श्योर ऑफ दैट। उसके बाद जब ये लिक्विड स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये भी क्या है, हट जाएगा, लिक्विड स्टेज भी सेपरेट हो जाएगा पूरा, ठीक है, पूरा लिक्विड स्टेज सेपरेट हो जाएगा। फिर कुछ रॉकेट इस टाइप का दिखेगा। फिर यहाँ पे है C32 क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज मतलब यहाँ पे जो क्रायो का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, तो बहुत ही कोल्ड इंजन है जिसमें बेसिकली फ्यूल सेल को यूज़ करा गया है। फ्यूल सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको यूज़ करा जाता है, और इसका फ्यूल सेल का बाय प्रोडक्ट होता है वाटर। तो यही क्रायोजेनिक इंजन है जिसका नाम है C32, ठीक है। फिर इस क्रायोजेनिक इंजन है, इस क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर ही यहाँ पे एक और चीज़ है जिसमें क्रू बैठे हैं। इस क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर ही क्रू बैठे हैं। क्रायोजेनिक इंजन इनको ऑर्बिट में छोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद
ये क्रायोजेनिक इंजन भी डिटैच हो जाएगा। फिर कुछ ऐसा दिखेगा रॉकेट, सिर्फ इतना सा दिखेगा, और ये जो क्रू इंजन है ये घूमता रहेगा और फिर पैराशूट से वापस नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा इसका प्रोसीजर रहेगा। और ये बन कहाँ रहा है? ये बन रहा है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के अराउंड, मतलब वहाँ पे इसकी असेंबली हो रही है G1 की। और जो ऑर्बिट रहेगा अर्थ के अराउंड, जो मैंने कहा अराउंड 400 किलोमीटर के ऊपर, तो ये इसका एलिप्टिकल रूट का, एलिप्टिकल ऑर्बिट का एक डायमेंशन है। मतलब सपोज ये अर्थ है, तो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट तो नहीं कहेंगे इसको, ये जो ह्यूमन मॉड्यूल है ये ऐसे घूमेगा अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये तो हो जाएगा 430 किलोमीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 170 किलोमीटर। तो ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, परफेक्टली राउंड ऑर्बिट नहीं होगा, ये एलिप्टिकल ऐसे ऑर्बिट होगा। तो यही सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेंस में क्वेश्चन आता है तब आपको इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। मेंस में क्वेश्चन टेस्ट पे ऊपर नहीं आएगा, मेंस में क्वेश्चन गगनयान के पूरे पर ही आएगा, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन इन पूरे टेस्ट पर आ सकता है। रॉकेट की तीनों स्टेजेस भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अ चांस टू स्ट्राइक गोल्ड ड्यूरिंग कुवैत विजिट। सो अभी क्या हो रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 21 दिसंबर एंड 22 दिसंबर को वो गए हैं कुवैत। तो जो एडिटोरियल है वो बता रहा है कि कुवैत की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसके साथ अच्छे रिलेशन होना इंडिया को काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? कुवैत में ऐसा क्या है कि वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है? वही चीज़ें यहाँ पे एडिटोरियल में लिखी है, ठीक है। पहली बात तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 43 ईयर्स बाद कोई प्राइम मिनिस्टर कुवैत में गया है इंडिया का। 1981 में लास्ट इंदिरा गांधी जी गई थी। तो ये भी डिटेल आपको ध्यान रखनी है, एंड इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। एक और चीज़, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसकी सारी कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर विजिट कर चुके हैं, लेकिन कुवैत को अब तक विजिट नहीं करा गया था, तो अब वहाँ पर भी जा रहे हैं। तो अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है, तो उसको समझते हैं। देखो यहाँ पे ये जो मैप बना हुआ है ये है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये पूरा अरेबियन पेनिनजुला है, ये जो बाहर से निकला हुआ है ना, ये है अरेबियन पेनिनजुला। एंड अरेबियन पेनिनजुला के इस साइड है रेड सी, और वेस्टर्न साइड आप देख सकते हो है पर्शियन गल्फ। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नीचे की साइड यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, नाम दिख रहा होगा आपको। एंड यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन ये जो छोटा सा पानी का बॉडी है ना, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या हॉर्मस, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये तीन चार चीज़ें लोकेशन वाइज आपको ध्यान रखनी है। एनीवे ये तो जो पर्शियन गल्फ है या फिर ओवरऑल रेड सी है उसके आसपास की ज्योग्राफी हमने देख ली। बट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर 6 मेंबर्स कंट्रीज हैं। सऊदी अरेबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत एंड बहरीन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कंट्रीज हैं जिनको मिला के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनती है, और इसका नाम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बना है मेनली क्योंकि ये पर्शियन गल्फ के अराउंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 6 मेंबर्स हैं। इस सब पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 43 ईयर्स बाद कुवैत में गए हैं, और बाय द वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का अभी जो चेयर है ना वो कुवैत ही है, तो इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अलायंस है, ये 1981 में बनी थी रियाद में, सऊदी अरेबिया में। क्योंकि सऊदी अरेबिया यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री है इसलिए यहाँ पर वो बनी हुई थी। एंड ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हाफ ऑयल रिजर्व गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ के पास ही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, और आप समझ सकते हो जीसीसी की इंपॉर्टेंस क्यों है। अभी जीसीसी का चेयर है कुवैत, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के पास वर्ल्ड का 50% क्रूड ऑयल है। तो कुवैत से अच्छे रिलेशन मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से अच्छे रिलेशन, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से अच्छे रिलेशन मतलब इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है हम इसको इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में क्रूड ऑयल की बहुत कमी है, हम 85% हमारी जो एनर्जी डिमांड्स है वो इम्पोर्ट करके पूरा करते हैं। तो इन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये इसका लोकेशन है कि नॉर्थ ईस्ट एंड में है ये पर्शियन गल्फ के, ये तो हमने देख ही लिया। इराक और सऊदी अरेबिया से बॉर्डर करता है। देखो ये रहा कुवैत, एकदम जो कुवैत की लोकेशन है वो ये है, ये पूरा कुवैत यहाँ पर है, ये है कुवैत। तो कुवैत के इस डायरेक्शन में सऊदी अरेबिया, यहाँ पर है इराक, और यहाँ पर है ईरान, ठीक है। और यहाँ पर पर्शियन गल्फ तो आई गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके अलावा इसके अंदर कुछ अमेरिकन मिलिट्री बेसिस भी एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज़ें पूछी नहीं जाती बट फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और इस पूरे रीजन में इकलौती ऐसी मोनार्की है जहाँ पे डेमोक्रेसी के साथ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं।
देखो ये पूरा जो अरेबिक रीजन है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियन रूल है। कुवैत एक ऐसी इकलौती कंट्री है जहाँ पे थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, ठीक है? और कुवैत जो है वो इंडिया का कुवैत के पास इंडिया नॉट जस्ट इंडिया, कुवैत के पास वर्ल्ड के 6 लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी कुवैत के बारे में और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? देखो कुवैत ओपेक का भी फाउंडिंग मेंबर है। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके नाम से आपको समझ में आ गया। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उन कंट्रीज को अपने अंदर इंक्लूड करता है जो कि पेट्रोल एक्सपोर्ट करती है, ठीक है? और सिर्फ पेट्रोल नहीं, मतलब जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, डीजल हो सकता है, कुछ गैसेस होती हैं, बहुत सारे टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको एक्सपोर्ट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई बहुत सारी कंट्रीज ने। उसका फाउंडिंग मेंबर भी है कुवैत। तो कुवैत मतलब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का इंपॉर्टेंट मेंबर है और फिलहाल उसका चेयर भी है। दूसरी चीज, ओपेक का भी फाउंडिंग मेंबर रहा है कुवैत। अभी ओपेक क्या है इसको मैप पर देखते हैं। देखो जो भी यहाँ पे दो कलर आपको दिख रहे हैं, एक थोड़ा सा लाइट ब्लू टाइप है और थोड़ा सा डार्क ब्लू टाइप है। तो डार्क ब्लू पे फोकस करेंगे हम। जो डार्क ब्लू कंट्रीज है जैसे वेनेजुएला, देन नाइजीरिया, अल्जीरिया, लिबिया, सूडान, साउथ सूडान। अच्छा ये तो लाइट ब्लू कलर आ गई। अच्छा हाँ, अल्जीरिया, लिबिया, देन नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गबॉन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, देन कुवैत यहाँ पे। तो मतलब ये जितनी भी डार्क ब्लू कलर्ड कंट्रीज हैं ये सारी ओपेक की मेंबर्स हैं, ठीक है? तो ओपेक क्या है? ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ग्रुप यहाँ पे बना रखा है और साथ में वो जो कि इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आप खुद ही सोचो, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो साथ में आ गई। अब साथ में आने का क्या फायदा है? वो साथ में मिलके वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज हैं जिनको ऑयल चाहिए उनके साथ ये डील कर सकती है। सिंपल। अगर ये सारी कंट्रीज अलग अलग हो तो ये आपस में compete करेंगी और आपको पता है कंपटीशन में हमेशा जो प्राइस है वो कम होती है और कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। मतलब अगर आप मार्केट में कोई फ़ोन खरीदने जा रहे हो और फ़ोन खरीदने वाले 10 लोग हैं तो या 10 दुकानें हैं, तो ये दुकान वाला बोलेगा मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, ये बोलेगा नहीं 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 आप मेरे पास आओ मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। तो मतलब आपको सस्ते में मिल रही है चीज़ अगर ये आपस में compete करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने आपस में ग्रुप बना लिया, तो ग्रुप बना के इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम 5% से ज़्यादा डिस्काउंट कोई भी नहीं देगा। तो पहले तो जब ये compete कर रहे थे तो आपको 20% तक डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने आपस में ग्रुप बना के डिसाइड कर लिया कि भाई 5% से ज़्यादा कोई डिस्काउंट नहीं देगा। तो इससे क्या है, जो बेचने वाले लोग हैं, जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो अपना एक ग्रुप बना के बार्गेनिंग पावर खुद की इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है। सिंपल। 1960s में ये बना था और ईरान, इराक, कुवैत, इवन वेनेजुएला भी इसका फाउंडिंग मेंबर था। तो 5 फाउंडिंग मेंबर थे। फिलहाल इसमें 12 मेंबर्स हैं और वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ ये जो लाइट ब्लू वाली कंट्रीज हैं, ये क्या है? जो लाइट ब्लू कलर की कंट्रीज हैं ये वो भी कंट्रीज हैं जो कि ऑयल को क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है, जिसमें आ गया ब्राज़ील, मेक्सिको, रशिया, कजाकिस्तान, सूडान, साउथ सूडान, ओमान, देन मलेशिया, ठीक है? तो ये वो कंट्रीज है जो कि ओवरऑल ऑयल को एक्सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन ये ओपेक की मेंबर नहीं है डायरेक्टली। तो इनको क्या करा गया? इनको इंक्लूड करने के लिए ओपेक प्लस बना दिया गया। मतलब ये ओरिजिनल ओपेक की मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये भी इस ओपेक वाले ग्रुप के साथ मिलकर बार्गेनिंग पावर इंप्रूव करना चाहती थी, तो एक ओपेक प्लस ग्रुप बना दिया गया। ओपेक प्लस में 22 मेंबर हैं और जो प्योर ओपेक है उसमें 12 मेंबर हैं। पहले जो एंगोला था ना, वो भी ओपेक का मेंबर हुआ करता था, लेकिन ओपेक की मेंबरशिप से एंगोला ने अपने आप को निकाल लिया। वरना ये पार्ट जो है ना मैप का, ये भी कलर्ड होता, लेकिन ये नहीं है क्योंकि एंगोला यही है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन सब पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ में भी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कुवैत में गए हुए हैं, ठीक है? तो ओपेक का ये फाउंडिंग मेंबर है। अगेन सेम चीज़, इंडिया क्यों चाहता है कि हमारी ओपेक के साथ अच्छी रिलेशनशिप हो, ताकि हम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाए। और देखो ओपेक के क्योंकि इतने सारे मेंबर्स हैं ना, अगर ओपेक की कंट्रीज़ के साथ हम अच्छे रिलेशनशिप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। हम वेनेजुएला से भी ऑयल खरीद सकते हैं, नाइजीरिया से भी खरीद सकते हैं, लिबिया, अल्जीरिया से भी खरीद सकते हैं, ठीक है? तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास खुले हैं उतना हमारे लिए बेटर होता है। देन कुवैत जो है उसके पास बहुत बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड भी है। सोवरेन वेल्थ फंड क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, एक कंट्री है जिसको अपने कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना है।
लेकिन उस कंट्री के पास जो गवर्नमेंट है ना, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा, वो ना बहुत सारी कंट्रीज में जाएगा और हर कंट्री के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे या फिर जो जो बहुत ही अमीर कंट्रीज ही हैं, उनको बोलेगा कि आप मुझे अपना पैसा दो, मैं उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद जो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा उससे मैं आपको रिटर्न दे दूंगा। मतलब एक तरह से ये क्या है, एक फंड बना हुआ है। सोवरिन वेल्थ फंड कुछ ही नहीं है, एक फंड है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये जो कंट्री है, बाय द वे ये जो फंड है कोई प्राइवेट कंपनी मैनेज नहीं कर रही, ये कोई कंट्री मैनेज कर रही है, इसलिए इसका नाम सोवरिन आ जाता है। तो जो कंट्री है इस फंड को यूज करेगी, बहुत जगह लगाएगी, फिर उससे जो रेवेन्यू होगा उसका रिटर्न सारे इन्वेस्टर्स को ये बांट देगी। सिंपल, यही है सोवरिन वेल्थ फंड। सो ये काफ़ी बड़ा सोवरिन वेल्थ फंड है और बाय द वे इसको मैनेज कर रहा है कुवैत। कुवैत की एक बहुत बड़ी KIA करके कंपनी है, ये कार कंपनी नहीं है किया, KIA एक अलग से कुवैत की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो इस सोवरिन वेल्थ फंड को मैनेज करती है। और बाय द वे किया के इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट है, मतलब इस सोवरिन वेल्थ फंड से पैसा जो है कुवैत की गवर्नमेंट ने इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि अच्छी बात है। और इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जब कुवैत को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश से, तब ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट से 1961 में, तब इंडिया उनमें से पहली कंट्री थी जिन्होंने सबसे पहले कुवैत को रिकॉग्नाइज करा था। और बाय द वे 1961 तक कुवैत में इंडियन रुपी ही चलता था क्योंकि वो ब्रिटिश की प्रोटेक्टोरेट थी, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इससे एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होता है, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए, और वही इंपॉर्टेंस जब आप आंसर्स लिखते हो मेंस में तो अपने आप झलकती है। इंडिया और कुवैत का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $10 बिलियन के अराउंड है, तो ये इतना कुछ बड़ा नहीं है, बहुत कम है देखा जाए तो, बट क्योंकि कंट्री भी बहुत छोटी है तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कुवैत जो है इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है, मतलब इंडिया जो है वो बहुत सारी कंट्रीज से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा हम इराक से करते हैं, फिर आता है सऊदी अरेबिया, फिर आता है रशिया, और फिर यहाँ पे US भी आता है नीचे, और ऐसे करते करते 6th पोजीशन पे आता है कुवैत। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी डिटेल्स मैंने आपको बताई है आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा ऑलमोस्ट जो कुवैत की पॉपुलेशन है अगर 5 मिलियन है तो उनमें से 1 मिलियन तो इंडियंस ही है, मतलब 20% कुवैत की पॉपुलेशन इंडियंस है। तो अगेन यहाँ पे जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है वो भी काफ़ी रेलिवेंट है और इम्पॉर्टेंट है। ऑल दीज फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड इसलिए मैंने और भी बहुत ज़्यादा डिटेल, मतलब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इतनी डिटेल्स नहीं थी, मैंने अलग से यहाँ पे इसको ऐड करा है ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। न्यू अंडर सी केबल्स टू बूस्ट इंडियाज डिजिटल कनेक्टिविटी। देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको शायद पहले से पता भी होगी कि आप इंटरनेट यूज़ कैसे करते हो। सपोज आपको गूगल को एक्सेस करना है, और अभी तो खैर गूगल के जो छोटे छोटे सर्वर्स हैं वो हर जगह हैं, या फिर एक और चीज़ मान लेते हैं, कोई एक ऐसी वेबसाइट है जो कि न्यूयॉर्क में है या न्यूयॉर्क में होस्टेड है, उसका जो सर्वर है वो न्यूयॉर्क में है, तो आप इंडिया में गूगल पे जाके न्यूयॉर्क की वेबसाइट कैसे एक्सेस कर पाते हो। वो ऐसा कैसे होता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कंट्री एक अंडर सी केबल से कनेक्टेड है। मतलब सपोज ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, अब इसके बीच में ना बहुत ज़्यादा पानी है, तो पानी का जो बॉटम है ना, या पानी का जो बॉटम है यहाँ से केबल जाती है, जो कि मतलब पूरी कंट्री जो है ये पूरी कंट्री है। अब ये कंट्री की बहुत सारी सिटीज़ है, इनमें से एक सिटी को जूम इन कर लेता है, ये पूरी बड़ी सिटीज़ है। अब हर सिटी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेट के क्या है, नोड्स हैं, ठीक है, और इस नोड को भी जूम इन कर लेते हैं। एक कॉलोनी है जिसमें बहुत सारे घर हैं, ठीक है, अब यहाँ से देखो ये बहुत सारे घर हैं, ये आपका घर है या आपके फ्रेंड का घर है, तो ये जितने भी कॉलोनी में जितने भी घर हैं उनमें जितने भी इंटरनेट की केबल्स हैं उनको कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे एक नोड बन गया। तो ऐसे बहुत सारे नोड्स बन गए एक सिटी में, उन सारे नोड्स को भी कनेक्ट करा, अब ये एक पूरा नोड बन गया। तो हर सिटी के अंदर बहुत सारे नोड्स एक पर्टिकुलर नोड से कनेक्ट हो गए, तो एक कंट्री के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं फिर उनको भी एक नोड से कनेक्ट करा गया, और फिर यहाँ पे वो नोड आ गया क्योंकि ये हम एक कंट्री मान रहे हैं और ये एक दूसरी कंट्री का नोड है, और इन्हीं को अंडर सी केबल से कनेक्ट कर लिएगा। तो मतलब आप अगर न्यूयॉर्क से कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो तो आप जो रिक्वेस्ट भेजते हो और जो आपके पास वेबसाइट आपको दिखती है वो बेसिकली यहाँ से ट्रैवल होती है, उसका डेटा फिर वो इस कंट्री के नोड में आता है, उसके बाद वो आपकी सिटी के नोड में आता है, आपकी कम्युनिटी के नोड में आता है, फिर आपके
जो कॉलोनी है उसके नोड में आता है, फिर आपके घर में आ जाता है। तो वाईफाई तो आप डेफिनेटली एक छोटे से वेब ब्राउजर से कनेक्टेड हो, या आपका जो मोबाइल डेटा है वो एक टावर से कनेक्टेड है, तो ये टावर भी इस नोड का ही पार्ट है। टावर भी कैसे ना कैसे करके केबल से इनसे लिंक्ड है। तो जो ग्लोबल नेटवर्क है वो इन अंडर सी केबल्स पर ही रिलायंट है। तो जितना ज़्यादा नेटवर्क और जितना डेंस, मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी इन वायर्स की, जितने नंबर्स ऑफ वायर ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली जो नेटवर्क है वो ज़्यादा बेटर होगा। और अभी क्या हो रहा है कि जो साइबर अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो सपोज साइबर अटैक के कारण कुछ अंडर सी केबल्स को अटैक कर दिया, तो क्या होगा, इंटरनेट शट डाउन हो जाएगा पूरे कॉन्टिनेंट्स में। तो इसलिए मल्टीपल, जितने ज़्यादा लाइंस उतना ज़्यादा बेटर हम हमारे अपने आप को साइबर अटैक से सेफ गार्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, और इसलिए भी जो अब क्या है, नई अंडर सी केबल्स बिछाई जा रही हैं। इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे पहले अंडर सी केबल नहीं थी। अंडर सी केबल तो बहुत टाइम से है, लेकिन उसमें नई चीज़ें ऐड करी जा रही है। और ये आप मैप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे मुंबई है, और यहाँ पे आपको बेसिकली इंडिया दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे मुंबई है। ठीक है, अब देखो मुंबई से अंडर सी केबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब नई और डाली जाएगी ऐसे। तो ऐसे करते करते यहाँ पे मालदीव्स में माले से कनेक्टेड होगी, श्रीलंका में कनेक्टेड होगी, फिर इंडिया के दूसरे पोर्शन से भी कनेक्टेड होगी। यहाँ पे ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार से कनेक्टेड है, म्यांमार से कनेक्टेड है, बांग्लादेश से कनेक्टेड है, सिंगापुर से कनेक्टेड है, इंडोनेशिया से कनेक्टेड है। इंडोनेशिया यहाँ पर है, यहाँ पे सिंगापुर और मलेशिया और थाईलैंड। ठीक है, तो ये तो एक टाइप की होगी। फिर दूसरी इस डायरेक्शन में भी है। तो देखो, जो इंडिया की अंडर सी केबल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है, जो इस साइड ये एशियन कंट्रीज है ना सारी, इसको IAX बोल दिया गया है। ठीक है, और जो ए का मतलब एशियन ही है। और इस साइड जब हम जाएंगे, ठीक है, इस साइड जब हम जा रहे हैं, तो ये जो केबल है इसको IEX बोला गया क्योंकि हम इसको यूरोप से कनेक्ट करना चाहते हैं। देखो, यूरोप तो यहाँ पर है, लेकिन यूरोप तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज के बीच से होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करा गया, मुंबई को कनेक्ट करा गया है, यहाँ पे ओमान से कनेक्ट करा गया है, यहाँ पे जिबूती एक कंट्री है, यहाँ से कनेक्ट करा गया है, एरिट्रिया से कनेक्ट करा गया है, फिर जेदा से, मतलब सऊदी अरेबिया की सिटीज़ हैं, करते करते इजिप्ट से कनेक्ट करा गया है, फिर यहाँ पे आती है सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल से होते हुए हम पहुंच चुके हैं ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर। फिर यहाँ से सिप्रस से कनेक्ट करा गया है, ग्रीस से कनेक्ट करा गया है, फिर होते होते इटली और फ्रांस से भी कनेक्ट कर लिया। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, ये तो यूरोपियन नेटवर्क है, और ये वाला जो नेटवर्क था ये एशियन नेटवर्क था। तो इन्हीं की जो केबल्स हैं उनको और ज़्यादा डेंस करा जाएगा, उनका नंबर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया यूरोप एक्सप्रेस और इंडिया एशिया एक्सप्रेस, इन दोनों को बेसिकली यहाँ पे बनाया जा रहा है। सिंपल, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रीलिम्स में आपसे यही पूछ सकते हैं कि ये IAX क्या है, अभी न्यूज़ में थे, इसका मतलब क्या है। फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे उसको, वो बस आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पता हो इसमें क्या है। ठीक है, और अगर साइबर अटैक्स पर, या फिर इंडिया कैसे अपनी जो साइबर सिक्योरिटी है उसको बढ़ा रहा है, ऐसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं ना, तब आप बहुत सारे पॉइंट्स लिखोगे कि इंडिया अपनी साइबर सिक्योरिटी कैसे बढ़ा रहा है। उसमें एक पॉइंट आपका ये भी होगा कि इंडिया जो अपनी अंडर सी केबल्स हैं उनका नंबर भी बढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल IAX एंड IEX। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दोगे कि इंडिया साइबर सिक्योरिटी कैसे बढ़ा रहा है। ये एक तरीका है साइबर सिक्योरिटी को अलग से बढ़ाने का। तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया। तो मेंस और प्रीलिम्स में इस टाइप से आपको इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। सिंपल। तो यहाँ पे बस यही रूट लिखा है कि कहाँ से कहाँ वो जाएगी। इतना रूट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में एक मेंटल मैप होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस ऑलमोस्ट 7.6 थाउजेंड करोड़ पैक्ट फॉर 100 आर्टिलरी गन्स। सो आर्टिलरी गन क्या होती है? एक्चुअली आर्टिलरी गन एक तोप जैसी होती है। आपने तोप देखा होगा, कैनन जिसको आप बोलते हो, तो उसी टाइप ये है। और इसके अंदर ये फायर करती है बहुत ही बड़े शेल्स। जैसे जो शेल है ना, उनकी शेप बुलेट जैसी ही होती है। बुलेट भी तो ऐसे दिखती है ना थोड़ी, अगर आप थोड़ा बुलेट को जूम इन करोगे तो बुलेट भी कुछ इस टाइप की दिखती है। बस इसी का बहुत बड़ा रूप होता है जिसको आप शेल बोल देते हो। एक और चीज़, बुलेट तो प्योर मेटल होती है, लेकिन शेल के अंदर ना कुछ एक्सप्लोसिव भी डाल देते हैं। तो मतलब ये जो शेल यहाँ से फायर करेगा, वो ऐसे जाके कहीं जहाँ पे भी गिरेंगे वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा छोटा सा। ठीक है, तो यही होती है आर्टिलरी गन्स। टेक्निकली वो ऐसे ही दिखती है, लेकिन आप यहाँ पे जो मैप में देख रहे हो आपको लगेगा ये टैंक है। मैप मतलब इमेज में देख रहे हो ये तो टैंक है, बट ये टैंक नहीं है, ये बस आर्टिलरी गन ही है। लेकिन यहाँ पे ना इंसान जो है इसके साथ में खड़ा रह के इसको चलाता है,
उसको प्रोटेक्शन मिल जाए। इसलिए अगर हम इस आर्टिलरी गन के आसपास बहुत ज़्यादा दीवार बना दे तो ये टैंक जैसा दिखने लगेगा। तो यही आर्टिलरी गन ही है, ये टैंक नहीं है, आर्टिलरी गन ही है। बस क्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बहुत अच्छे से बनाया गया है। और L&T इसमें काम कर रहा है और इसका नाम है K9 वज्रटी। अब इन्हीं से क्वेश्चन बनता है कि K9 वज्रटी क्या है। ये एक आर्टिलरी गन है। आर्टिलरी गन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। बाय द वे इसी को हॉविट्जर भी बोलते हैं। आर्टिलरी गन का दूसरा नाम है हॉविट्जर, स्पेशली जो मीडियम रेंज आर्टिलरी गन्स होती हैं। अ, ठीक है। थर्ड चीज, ये किसके पास जाएगी? ये इंडियन आर्मी के पास जाएगी। एयरफोर्स नहीं लिखा है, ना ही नेवी लिखा है, ये इंडियन आर्मी के लिए है। फाइन, इतना आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट न्यूज की तरफ। वी फाइंड आवरसेल्व्स इन अ स्लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। इसका डिस्कशन भी मैंने किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक आरबीआई की कमेटी है जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 6 में से 3 मेंबर आरबीआई के ही होते हैं जिनको आप इंटरनल मेंबर बोलते हो, और इसमें से 3 मेंबर और वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, जो ज़रूरी नहीं है आरबीआई से हो। ये जो 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सीजन्ड और एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिस्ट्स होते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, इसलिए इनको बोला जाता है एक्सटर्नल मेंबर्स। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल मेंबर्स। तो 3 एक्सटर्नल मेंबर्स हो गए, 3 इंटरनल मेंबर हो गए जो कि आरबीआई की मतलब नीचे से ऊपर प्रमोट होके आरबीआई के अंदर ही हैं, और प्रमोट होके वो अब एमपीसी के मेंबर बन जाते हैं। तो ये टोटल मिलके 6 लोग होते हैं। तो अभी इसकी मीटिंग हुई थी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जहाँ पे इन्होंने डिसाइड करा था कि जो रेपो रेट है या फिर जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को अगर चेंज करते हैं तो जो इन्फ्लेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर रेपो रेट को कम करा जाएगा तो जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है, मतलब जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। और रेपो रेट को कम करते हैं, अगर रेपो रेट को कम करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। एक्चुअली ऐसा डायरेक्टली हर बार नहीं होता, बट ये माना जाता है इन जनरल। तो अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी उसमें कोई चेंज नहीं करा गया, कोई भी चेंज नहीं करा गया। लेकिन ये जो 3 एक्सटर्नल मेंबर है ना, इनमें से 2 एक्सटर्नल मेंबर ने वोट किया था कि हम रेट को कट कर दें। रेट को कट मतलब रेपो रेट जो है उसको कम करेंगे। रेपो रेट को कम करेंगे तो उससे क्या होता है, ग्रोथ तो बढ़ेगी लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 2 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि देखो हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ कम है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आप रेपो रेट को कट करते हो तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, ग्रोथ भी बढ़ती है, और हमें ग्रोथ तो चाहिए ही। लेकिन अगर हमने ग्रोथ बढ़ाने के लिए रेपो रेट में कट कर दिया तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, जो चीज़ें हैं और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो एक तरह से हम फंस चुके हैं। ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रेपो रेट कट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा दिया तो ग्रोथ और कम हो जाएगी। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फिलहाल है। बस यही चीज़ इस पूरे आर्टिकल में लिखी है और कुछ नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ और एक्स्ट्रा समझने की हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई थी इस आर्टिकल से। ठीक है। और जो ये एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, एक्चुअली एक और चीज़ है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसके अंदर 6 मेंबर्स हैं, इनके अंदर वोटिंग होती है और जो मेजॉरिटी वोट होता है उसी से डिसाइड होता है कि क्या होगा। लेकिन मान लेते हैं कि 3-3 वोटिंग हुई है, तब क्या होगा? तब जो आरबीआई के गवर्नर, जो इसके मेंबर भी होते हैं, आरबीआई के गवर्नर भी इसके मेंबर हैं बाय द वे। तो जो आरबीआई के गवर्नर इसके मेंबर हैं, उनका जो वोट है ना, उन्होंने जिस भी डायरेक्शन में वोट दिया है, कट के फेवर में या फिर बढ़ाने के फेवर में या फिर नो चेंज रखने के फेवर में, तो वही चीज़ फिर मान ली जाएगी। लेकिन अगर 4-2 से वोट आ गया तो आरबीआई के गवर्नर ने, चाहे इन 4 में से वो एक हो या इन 2 में से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर जो 4 बोलते हैं वही होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल जो इन्फ्लेशन आ रहा है वो फूड प्राइस शॉक्स के कारण आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एंड आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इनको बताना, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे।